साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। तो चलो भाई, आज की अपन क्लास शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको अपन पढ़ेंगे आसान तरीके से। साथियों, चेक केसेस में कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है। कन्विक्शन के बाद इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि उस अक्यूज्ड और उस कंसर्न परिवादी के बीच राजीनामा हो जाए। तो अक्यूज्ड को कई बार ऐसी एडवाइस दे दी जाती है कि भाई आप अपील मत करो, आपका राजीनामा हो गया है, आप राजीनामा लिख के कोर्ट को दिया हो, आपको जो है जेल नहीं जाना पड़ेगा और आप अल्टीमेटली जो है फ्री हो गए। अब बेचारा अक्यूज्ड, उसको लॉ नहीं मालूम, जैसा बताया गया वैसा वो फॉलो करता है। तो क्या ये एडवाइस बिल्कुल ठीक है अक्यूज के लिए कि उसको अपील में नहीं जाना है, या स्कोप बनता है अपील में जाने के लिए? ये सब है विचारणीय बिंदु, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे आसान शब्दों में। साथियों, जब भी किसी अक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है 138 NI एक्ट में, तो कोर्ट जो है सेंटेंस भी पास करता है जो इम्प्रिजनमेंट और फाइन या सिर्फ फाइन जो है हो सकता है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई ऐसे एरिया हैं दिल्ली के अंदर खासकर, जहाँ पर कोर्ट इस समय इम्प्रिजनमेंट की बजाय फ़ाइन इम्पोज कर रही है और ये कहती है कि अगर फ़ाइन नहीं दिया तो आपको इन डिफ़ॉल्ट जो है इम्प्रिजनमेंट जाना पड़ सकता है। तो आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जब भी कोर्ट सेंटेंस देगा तो वो सेंटेंस केवल और केवल अपीलेंट कोर्ट ही डिसॉल्व कर पाएगा। कंसर्न ट्रायल कोर्ट सेंटेंस अवॉर्ड करने के बाद अपने फैसले को रिव्यू नहीं कर सकता है, ना ही रिकॉल कर सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो जजमेंट है एपेक्स कोर्ट का, वो है अदालत प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार का। सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस पॉइंट पे, जो कि प्रोनाउंस हुआ था वर्ष 2004 में, जो ये कहता है कि क्रिमिनल कोर्ट अगर एक बार ऑर्डर पास कर देगा तो उसको वो रिव्यू और रिकॉल नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति उससे एग्रीव्ड है तो उसको हायर कोर्ट में जाना होगा टू सेट असाइड द सेम। तो हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर एक बार सेंटेंस मिल गया तो हमको अपीलेंट कोर्ट के पास जाना ही पड़ेगा और वहाँ पर अपील दाखिल करनी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर राजीनामा हो गया तब भी क्या अपील दाखिल करनी है? हाँ, आपको अपील जो है दाखिल करनी होगी। अपील दाखिल करने के बाद आपको कंसर्न कोर्ट में सेक्शन 147 NI एक्ट के तहत जो है आवेदन करना होगा कि चूंकि पक्षकारों में राजीनामा हो गया है, इसलिए मैटर को जो है आप रेफर करते हैं लोक अदालत में। फिर लोक अदालत जो है दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा तस्दीक करके, अगर वो चाहे तो जो कंपनसेशन का पॉइंट है उसको कुछ कम करके या कोई पेनल्टी है उसको हटा करके एक अमाउंट को फाइनल करके कंसर्न कोर्ट को जो है दोबारा मैटर रेफर कर दे कि भाई ये मैटर जो है हमने तस्दीक कर दिया है, पक्षकारों के बीच जो है राजीनामा हो गया है, अब आप इस मैटर को जो है डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। जब इस कॉन्सिक्वेंटली मैटर जो है डिस्पोज ऑफ होगा तो जो कंसर्न अपीलेंट कोर्ट है, जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसको सेट असाइड कर देगा और जो कंसर्न वारंट है उसको भी जो है डिसॉल्व कर देगा, अगर इशू होना है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट जजमेंट। क्लियर हो गया आपको? तो हमको दो बातें क्लियर है कि अपीलेंट कोर्ट में जाना होगा और अपीलेंट कोर्ट में जाने के बाद हमें सेक्शन 147 NI एक्ट के तहत जो है आवेदन करना होगा, ताकि राजीनामा के तहत जो है मिनिमम कंपनसेशन जो है हमको देना पड़े, या ऐसा मुआवजा जो पक्षकारों के बीच तय हुआ है वो देना पड़े, ताकि हमारे ऊपर कोई एडिशनल इकोनॉमिक बर्डन जो है नहीं आए। आप सबको मालूम है कि जब भी हम राजीनामा करते हैं मेन कोर्ट में, तो वहाँ पर कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जो ये कहते हैं कि अगर लेटेस्ट स्टेज पे पक्षकार राजीनामा कर रहे हैं तो वहाँ पर 10% जो है आप एडिशनल अमाउंट जो है उन पर चार्ज लगाओ। उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरा चेक अमाउंट जो है वो 1 लाख है और कोर्ट ने जो है फाइन कर दिया 20,000 रुपये का, तो अमाउंट हो गया 1,20,000 रुपये। तो अब जो मुआवजा होगा वो काउंट होगा 1,20,000 रुपये, ना कि 1 लाख पे। तो मैं 12,000 या 10,000 जो भी है मैं क्यों दूँ? इससे बेटर है कि मैटर जाएगा लोक अदालत में और वहाँ पर ये जो पेनल्टीज हैं या जो कंसेंट मुआवजे होते हैं एडिशनल फीस के रूप में, जो कि मैंडेटरी हैं एज पर गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो उसको लोक अदालत जो है डिसॉल्व कर सकती है या उसको मिनिमाइज जो है कर सकती है। तो कितना बड़ा फ़ायदा जो है हमारे को वहाँ पर हो जाएगा यदि हम एक सही ट्रैक को जो है फॉलो करते हैं। तो तीसरी बात आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे मैटर्स में अपील दाखिल करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखें। सबसे पहले जो अपील आप दाखिल कर रहे हैं उसका जो बेसिस है उसमें सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा, फिर आएगा अपील का नंबर। ये आपको फिलअप नहीं करना होता है, ये कोर्ट जो है फिलअप करता है। उसके बाद जो है पक्षकारों के नाम आएंगे। जैसे मान लीजिए आप अक्यूज्ड हैं तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपके अलावा और भी अक्यूज्ड है तो फिर उनके नाम आएंगे, तो उनको हम एड्रेस करेंगे एज एन अपीलेंट। और सामने कौन पक्षकार बनेगा? एक तो बनेगा स्टेट, पर यूजुअली जो है स्टेट को अवॉइड इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि ये है एक प्राइवेट लिटिगेशन है दो पक्षकारों के बीच में, स्टेट का इंटरवेंशन शुरू से नहीं है, तो स्टेट को पार्टी ना बनाए, पर यूजुअली लोग जो है स्टेट को पार्टी बना देते हैं, पर अवॉइड आप कर सकते हैं। और दूसरा बनेगा इसमें जो पक्षकार है परिवादी,
क्लियर है आपको। पर परिवादी को हमें नंबर 1 पे जो है रखना चाहिए, स्टेट को जो है अवॉइड कर देना चाहिए। और अगर और भी परिवादी हैं या सहपरिवादी हैं तो फिर उनको जो है हमें करना चाहिए इनकॉर्पोरेट। उसके बाद आएगा अपील जो हम पेश कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन, कि अपील अंडर सेक्शन सो एंड सो अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय कोर्ट सो एंड सो, जो कि इस केस में जो है पारित किया गया है, जिसके तहत सेक्शन 138 एन के तहत जो है अक्यूज को दोषसिद्ध किया गया है। और सज़ा कितनी भी उसको मेंशन कर दीजिए, अगर इम्प्रिजनमेंट है तो उसको लिखिए, और अगर फाइन हो तो उसको लिखिए, अगर दोनों हुए तो उसको जो है मेंशन कीजिए। उसके बाद आएगा भाई द अपीलेंट हमने रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट, उसमें सबसे पहला पैरा जो बनेगा वो बनेगा फैक्ट ऑफ द केस का। ये कहाँ मिलेंगे हमको? कंप्लेंट के अंदर। क्लियर है। उसके बाद जो बेसिक पॉइंट था जो डिटरमिन करना था कोर्ट को, वो क्या था? नंबर 3 प्रोसीडिंग्स क्या रही और उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसका अलग से पैरा बनाइए। उसके बाद जो आपने क्रॉस किया है उसमें ऐसे बिंदु जो इंपॉर्टेंट थे उसको जो है आप हाईलाइट कीजिए। 5वीं बात, वो बिंदु कोर्ट ने कंसीडर करे या नहीं करे, और अगर कंसीडर नहीं करे तो जो कोर्ट की रीजनिंग है वो कैसे अपसेट है या कैसे अगेंस्ट लॉ है उसको मेंशन कीजिए। उसके बाद लीगल पोजीशन क्या है आपके केस में उसको मेंशन कीजिए। आखिरी में आ जाएगी प्रेयर। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपील दाखिल कर रहे हैं तो साथ में एक लगता है एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उसको जरूर लगाइएगा। अगर वो आप नहीं लगा रहे हैं तो कोर्ट आपको रेमेडी नहीं देगा। हाँ, आप जैसे दाखिल कर रहे हैं अपील और आप SOS लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर परिवादी भी साथ में आपका आ जाता है और आप दाखिल करते हैं एप्लीकेशन 147 NI एक्ट की, तो वहाँ पर रेजोल्यूशन करना जो है काफ़ी ईजियर हो जाता है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका रेजोल्यूशन होगा या मैटर में पैचअप होगा तो कंसेंट चाहिए परिवादी की भी। अगर कंसेंट नहीं है परिवादी की या परिवादी जो है भाग जाता है तो वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप श्योर हैं कि आपका राजीनामा हो गया परिवादी से तो आप जरूर रूप से एक एग्रीमेंट 500 रुपये के स्टैम्प पर लिखवा लीजिए। उसमें ये तय कर लीजिए भाई क्या आपके बीच तय हुआ है, कितना अमाउंट देना है और देना कैसे। और वो एग्रीमेंट अगर आपके पास में है तो ये बन जाएगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस। तो वहाँ पर परिवादी भी अपने वादे से, अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। तो चीज़ें ईजी हैं अगर आप करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए ट्रबल है। अब लोग करते क्या है, आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरा विश्वास, इस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और कोर्ट में इंसेप्शन पे ही लिख के देते हैं कि भाई मैं अमाउंट देना चाहता हूँ या हमारा जो है राजीनामा हो चुका है, और परिवादी वहाँ पर आकर मना कर देता है कि हमारा तो कोई राजीनामा हुआ ही नहीं है। तो ऐसी गलतियाँ ना करें। अगर राजीनामा हुआ भी है तो अच्छी बात है, आप आउट ऑफ द कोर्ट करो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाओ, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करो तो आपकी बात का वजन भी रहेगा और बात गड़बड़ नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने कोई बात लिख के दे दी और राजीनामा नहीं हुआ और परिवादी ने आपको शुरू कर दिया ब्लैकमेल करना या एक्सटॉर्ट करना, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और आपका ही एडमिशन आपके खिलाफ पड़ जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी एडमिशन, जुडिशियल एडमिशन होते हैं वो किसी भी रूप में डाइल्यूट नहीं हो सकते या डिस्कार्ड नहीं किए जा सकते। तो बात बहुत छोटी है बट गंभीर है, फॉलो कीजिए और समझते हुए जो है लिटिगेशन में आगे बढ़िए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें 2 बातें जो है क्लियर हुई कि अगर कन्विक्ट हो गए हैं और राजीनामा हो गया है तो उस कंडीशन में हमें अपील करनी है, और राजीनामा हो गया है तो उसको लिखा पढ़ी करा के आउट ऑफ द कोर्ट जो है तैयार कर लीजिए। और जब अपील दाखिल कर रहे हैं तो उसके साथ आप उसको पेश कर सकते हैं ताकि 148 N8 का जो कॉन्सिक्वेंस है उससे हम बच सकें और अपने मैटर का जल्द निस्तारण करते हुए हम मुक्ति पा सकें। तो हमें 148 की बजाय 147 NI एक्ट पे वहाँ पर रिलाई करना होगा। तीसरी बात, आपको मैं बात स्पष्ट कर दूं कि अनेकों ही जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डिस्प्यूट हैं चेक केसेस के, ये एक सिविल डिस्प्यूट है। तो जेल भेजने की बजाय ये कोशिश करनी चाहिए कि पक्षकार जो है राजीनामा कर लें और मैटर को सॉल्व कर लें। जहां मैटर सॉल्व हो रहा है तो वहां पर कोर्ट को मैटर को लोक अदालत को रेफर करना चाहिए और लोक अदालत जो भी डिस्क्रिप्शंस है प्रोटोकॉल के एज पर लॉ उसको अप्लाई करते हुए मैटर को सॉल्व करें एज सून एज पॉसिबल इन द एक्सपीडिएट मैनर। ये भी अपेक्षा जो है उनसे की गई है। तो अगर हम सही ट्रैक फॉलो करेंगे तो वहां पर हमको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो है हम एनलाइटन हुए और जो हमारा डाउट था वो क्लियर हुआ। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।